आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। तब घड़ी में रात के 8 बज रहे थे जब हम सारे दोस्त हमेशा की तरह ही पंडित कृष्ण कुमार जी के घर में कहानी सुनने आए हुए थे। कृष्ण कुमार जी हमारे गांव के इकलौते पंडित हैं। गांव में कोई भी शुभ काम पंडित जी के बगैर होता ही नहीं था। पंडित जी की कहानियाँ इतनी मज़ेदार होती थीं कि हम सारे दोस्त कई कई घंटे उनके घर में कहानियाँ सुनते रहते थे। उस रात भी पंडित जी ने कहानी बताना शुरू किया। सुनो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को अपने साथ घटी एक भूत की कहानी सुनाऊंगा। ध्यान से सुनना और हाँ, याद है ना, बीच में किसी को भी कुछ बोलना नहीं है। इतना कहकर पंडित कृष्ण कुमार जी ने वो कहानी शुरू की जिसे मैं आज तक अपनी जिंदगी में भूल नहीं सका। बात आज से तकरीबन 25 साल पुरानी है। तब मैं यानी पंडित कृष्ण कुमार जी जवान हुआ करते थे। बदन में एक अलग ही ऊर्जा थी। उन दिनों शादियों का लगन चल रहा था। दिन में 2-3 शादियां तो मैं आराम से निपटा ही लेता था और कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा, क्योंकि शादियां सिर्फ हमारे ही गांव में नहीं बल्कि अगल बगल के गांवों में भी लगातार होती रहती थी। ऐसे ही एक दिन मुझे हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर एक ज़मींदार साहब की बेटी की शादी में जाना था। हालांकि वो गांव हमारे यहाँ से काफ़ी दूर था, मगर उस गांव के ज़मींदार साहब से मेरी अच्छी जान पहचान थी और उनकी ये ख़ास इच्छा थी कि उनकी बेटी की शादी मैं ही करवाऊं। तो मैं किस मुंह से मना करता, लिहाजा मुझे वहाँ जाना ही पड़ा। रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक सारे बाराती पहुँचे, जिसके बाद मेरा काम शुरू हुआ और आधा 1 घंटा में निपट भी गया। दक्षिणा देने के साथ ही साथ ज़मींदार साहब ने मुझसे बहुत गुजारिश की कि मैं खाना खाकर जाऊं, मगर पहले से ही इतनी रात हो चुकी थी और अगर मैं खाना खाने बैठता तो और भी रात हो जाती। हालांकि ज़मींदार साहब तो मुझे उनके यहाँ रुकने के लिए भी बोल रहे थे, मगर मैं नहीं माना। नई नई शादी हुई थी, बीवी घर पर अकेली थी। ऐसे में अगर मैं वहाँ रुक जाता तो अच्छा नहीं रहता। ज़मींदार साहब के बहुत ज़िद करने पर मैंने उन्हें खाना बांधने के लिए बोल दिया कि घर पर खा लूँगा, जिसके बाद ज़मींदार साहब ने फटाफट मेरा खाना बंधवा दिया और मैं खाना लेकर चल पड़ा अपने घर की ओर। रात काफ़ी हो चुकी थी। गांव के उस कच्चे रास्ते पर जिस पर फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा था, उस पर कोई इंसान तो क्या, जानवर तलक भी नज़र नहीं आ रहा था। अंदर ही अंदर मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था, क्योंकि मेरे पास दक्षिणा के काफ़ी सारे पैसे थे। इसलिए मैं तेज़ी से रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। चांद की रोशनी में पूरा रास्ता दिन की तरह चमक रहा था। हालांकि उतना साफ तो नहीं था, मगर रास्ते पर चल पाऊं इतना दिख रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे कदमों के साथ ही साथ मुझे किसी और के कदमों की आवाज़ आने लगी। मेरे आगे तो कोई नहीं था। इसका मतलब साफ था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि एक काली सी परछाई, जो कि किसी आदमी की थी, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। एक बार के लिए सर से लेकर पैर तक मेरा पूरा शरीर कांप गया, मगर फिर मैंने सोचा शायद यहीं का कोई आदमी होगा, मेरी तरह कहीं जा रहा होगा। इतना सोचकर मैं कुछ देर के लिए वहीं पर खड़ा हो गया कि पहले उस आदमी को जाने देता हूँ। मगर जैसे ही मैं रुका कि वो आदमी
यानी वो काली सी परछाई भी एकदम से वहीं पर रुक गई। मेरा डर और भी ज्यादा बढ़ गया। मेरे रुकने पर वो आदमी रुका क्यों, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। खैर, मैंने वापस से आगे बढ़ना शुरू किया तो मेरी देखा देखी उस परछाई ने भी चलना शुरू कर दिया। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि दाल में कुछ तो काला है, मगर मैं उस वक्त ये भी जानता था कि मेरा एक गलत कदम मुझे मौत के घाट उतार सकता है। इसलिए मैं चुपचाप अपने रास्ते पर चलता रहा और सही मौके का इंतज़ार करने लगा ताकि मैं वहाँ से 9-2-11 हो सकूं। अभी भी उस आवाज़ को मैं पीछे से साफ तौर पर महसूस कर पा रहा था। तभी आगे चलते चलते मैंने धीरे से कहा, देखो, तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं जमींदार साहब का खास आदमी हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो सोच लो। मगर इस पर पीछे से कोई जवाब नहीं आया और ना ही चलने की आवाज़ आनी बंद हुई। मैं एक दफ़ा फिर पीछे पलटा तो पाया कि मेरे पीछे एक नहीं बल्कि अब 2 लोग आ रहे हैं। वो दोनों बहुत ही अजीब तरह से चलते हुए मेरी ओर बढ़े आ रहे थे। अब मुझे सच में घबराहट होने लगी थी। मुझे अब कोई चारा नजर नहीं आ रहा था, जिस वजह से मैंने उसी वक्त वहां से दौड़ लगा दी। मैं दौड़ रहा था और बार बार पीछे पलटकर भी देख रहा था तो पाया कि अब धीरे धीरे पीछे काफी सारे लोग जमा हो जा रहे हैं। मगर मैं रुका नहीं, मैं तेजी से भागता रहा। अभी मैं बहुत ही तेजी से रास्ते पर दौड़ ही रहा था कि तभी अचानक मैं किसी आदमी से जोर से टकराया और धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। इससे पहले कि मैं खुद संभलते हुए उठता, उस आदमी ने मुझे तुरंत सहारा देकर उठाया और मुझे उठाकर कहीं ले जाने लगा, जिस पर मैंने कहा, कौन हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? इस पर वो आदमी बोला, अगर उन लोगों से बचना है तो मेरे साथ चलो। उस वक्त मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करना चाहिए, जिस वजह से मैं उस आदमी की बात सुनकर उसके साथ साथ चलता रहा। वो आदमी मुझे रास्ते के किनारे जंगलों की तरफ ले जाने लगा। वो सारे लोग अब मेरे पीछे नहीं आ रहे थे। तभी मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, वो लोग कौन थे और मेरे पीछे क्यों आ रहे थे? इस पर उस आदमी ने कहा, आप खाना ले जा रहे हैं ना, इसलिए वो लोग आपका पीछा कर रहे थे। इस पर मैंने कहा, खाने के लिए पीछा कर रहे थे? पर वो लोग थे कौन? इस पर उस आदमी ने कहा, वो लोग इंसान नहीं थे, उन्हें इंसान समझने की गलती मत करिएगा। वो लोग प्रेत है, प्रेत। उनका यही काम है, लोगों का पीछा करना और मौका पाते ही उन्हें मौत के घाट उतार देना। ये सब सुनकर मुझे काफी ज्यादा हैरानी हुई। डर के मारे मेरा पूरा बदन कांपने लगा। मगर तभी मेरे जहन में एक ख्याल आया कि आखिर इस आदमी को इतना सब कुछ कैसे मालूम है। इस सवाल को मैं ज्यादा देर तक अपने जहन में रख नहीं सका और उस आदमी से पूछा, भाई साहब, पर आपको इतना सब कुछ कैसे मालूम है? इस पर उस आदमी ने बताना शुरू किया। बात आज से तकरीबन 2 साल पुरानी है। मैं इसी रास्ते से देर रात अपने काम से घर लौट रहा था। तब मैं भूत प्रेत इन सारी चीज़ों पर यकीन नहीं करता था। तभी अचानक वही सारे प्रेत मेरा पीछा करने लगे। पहले तो मुझे लगा शायद वो लोग इंसान हैं, पर जब तक पता चला कि वो लोग प्रेत हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं उन लोगों के चंगुल में पूरी तरह से फंस चुका था और फिर उन लोगों ने मुझे जान से मार डाला। उस आदमी की पूरी बात सुनकर मैं यानी पंडित जी डर के मारे कांपने लगा। मैंने एक नज़र
उस आदमी के पैरों की तरफ देखा तो सही में उस आदमी के दोनों पैर उल्टे थे। डर के मारे अभी मैं वहां से भागने जा ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, डरो मत, मैं उन प्रेतों की तरह नहीं हूं, और अगर अभी तुम वापस उस रास्ते पर गए तो मारे जाओगे, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। जिसके बाद हम दोनों जंगल के रास्ते पर ही चलते रहे। कुछ देर आगे जाने के बाद उस आदमी ने मुझे पूरा रास्ता समझा दिया। फिर मैं वहां से सीधे अपने घर आ गया। घर पर मैंने ये बात सबको बताई, मगर किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया। बाद में जब मैंने इस घटना का जिक्र गांव के बाकी लोगों से किया तो सबने कहा कि वो रास्ता प्रेत बाधित है और शाम हो जाने के बाद उस रास्ते पर जाना खतरे से खाली नहीं। उस दिन के बाद से मैं आज तक कभी भी उस रास्ते पर नहीं गया। चलो बच्चों, जाओ घर जाओ, अब काफी रात हो गई है। पंडित जी की कहानी सुनकर उस रात मैं भी काफी ज्यादा डर गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। ऑफिस से निकलकर रोज की तरह हम 3 दोस्त मदन काका के चाय की दुकान पर बैठकर चाय के मजे ले रहे थे कि तभी मैंने अपने दोस्तों से कहा, यार इतनी ठंड में चाय पीने का कितना मजा आता है ना। इस पर मेरे दोस्त करण ने कहा, हाँ यार मजा तो आता है, मगर कल से 7 दिनों के लिए ऑफिस बंद रहेगा, तो हम ना मिल पाएंगे और ना ही मदन काका के चाय की दुकान पर चाय पी पाएंगे। अभी करण की बात खत्म हुई ही थी कि तभी मेरे और एक दोस्त अरुण ने कहा, यार जब हमको 7 दिनों की छुट्टी मिली ही है तो क्यों ना हम कहीं से घूम कर आते हैं। अरुण की ये बात हमें काफी अच्छी लगी, मगर हम सोच में पड़ गए कि आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। कि तभी करण ने कहा, यार हम 7 दिनों के लिए मेरे नानी के घर चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। हमने पहले से करण के मुंह से उसके नानी घर की काफी सारी तारीफें सुन रखी थी, जिस कारण वहां जाने के लिए हम भी मान गए। जिसके बाद हमने तय किया कि हम कल शाम को अपनी कार लेकर वहां जाने के लिए घर से निकलेंगे। साथ ही साथ मैंने अपने दोस्तों से कहा, तुम दोनों कल शाम 5 बजे हाईवे वाली मोड़ पर खड़े रहना और मैं कार लेकर सीधे वहीं पहुंच जाऊंगा। सारी बात तय हो जाने के बाद हम तीनों अपने अपने घर चले आए। जिसके बाद सारी तैयारी करके अगले दिन ठीक 5 बजे मैं कार लेकर अपने घर से निकला और 5:10 में अपने दोस्तों के पास पहुंच गया। जिसके बाद हम करण के नानी के घर जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। हालांकि मौसम ठंड का था, जिस कारण हम अपने कार की सारी खिड़कियां बंद करके अपनी सीट पर दुबक कर बैठे हुए थे। हमारे यहाँ से करण का नानी घर करीब 6 घंटे का सफ़र था, तो हम रात के 11 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। कुछ देर कार चलाने के बाद अंधेरे ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते आसमान पर सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली। अब ठंड और अंधेरे का असर हमें साफ साफ हाईवे पर दिखाई देने लगा था, क्योंकि अब हाईवे पर गाड़ियों का काफिला काफ़ी कम हो चुका था। कोहरा तो इस कदर पूरे रास्ते पर फैला हुआ था कि हमारी हेडलाइट की रोशनी में सारा कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। तभी मैंने जब गाड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का, यानी कि अब तक हमने आधा सफ़र ही तय किया था, मगर बाकी का आधा सफ़र हमारे लिए इतना खौफनाक होगा ये हमें कहाँ पता था। कुछ आगे जाने के बाद मैंने कार को रास्ते के किनारे रोका, जिसके बाद हम तीनों घर से लाए रात के खाने को मिल बांट कर खाने लगे
खाना पीना हो जाने के बाद हम वापस से हाईवे पर आगे बढ़ने लगे। अब रात काफ़ी हो गई थी, जिस कारण पूरा हाईवे सुनसान हो गया था। बीच बीच में हमें उस हाईवे पर इक्का दुक्का ही गाड़ियां दिखाई पड़ रही थी। अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी पीछे बैठे करण ने कहा, आगे से बाएं वाला रास्ता ले लेना, वही रास्ता मेरे नानी के घर जाता है। करण की ये बात मुझे काफ़ी हैरान करने वाली लगी, क्योंकि यहाँ पहुँचने से पहले वो बार बार बोल रहा था कि आगे से दाएं वाला रास्ता मेरी नानी के घर जाता है, मगर यहाँ आकर वो बोल रहा है कि बाएं वाला रास्ता उसके नानी के घर जाता है। जिस पर मैंने करण से कहा, अरे करण, तू तो पहले बोल रहा था कि दाएं वाला रास्ता है तेरे नानी के घर जाता है, और अब तू बाएं जाने के लिए बोल रहा है। इस पर करण ने कहा, बाएं वाला रास्ता ही जाता है, तू कार उधर ले। खैर मुझे तो रास्ता पता नहीं था, मगर करण वो बार बार अपनी नानी के घर आना जाना करता है, तो उसे तो पता ही होगा। ये सोचकर मैंने कार को बाईं ओर मोड़ लिया। तो कार को बाईं ओर मोड़ते ही हमारे आगे एक कच्चा रास्ता था, और उस रास्ते पर पहले वाले रास्ते से भी ज़्यादा अंधेरा था। रास्ते के दोनों तरफ लंबे लंबे पेड़ और घने जंगल होने के कारण बार बार हमें जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। रास्ता काफ़ी पतला होने के कारण मुझे कार चलाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिस कारण मैंने करण से कहा, अरे करण, और कितना वक्त लगेगा? इस पर करण ने जवाब दिया, बस अब और एक आधा घंटा ही लगेगा। वो रास्ता पूरी तरह से खाली होने के कारण कोहरे ने पूरी तरह से उस रास्ते पर अपना डेरा जमा लिया था। दूर दूर तक उस रास्ते पर हमारे अलावा हमें और कोई भी नहीं दिख रहा था। अभी हमारी कार कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ ही रही थी कि तभी चल रही हमारी कार एकदम से बंद पड़ गई। कार के अचानक बंद हो जाने से मैं एकदम से चौंक गया और बार बार कार स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, मगर कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी कि तभी मेरी नज़र कार के फ्यूल मीटर पर गई, तो मैंने देखा कि कार का सारा डीजल खत्म हो गया है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि कार में काफ़ी डीजल था, तो अचानक सारा डीजल ऐसे ख़त्म कैसे हो सकता है? ये सारी बात मैंने अपनी बगल के सीट पर बैठे अरुण को बताई, और हम दोनों कार से बाहर निकले। तो बाहर निकलते ही हमें डीजल की गंध आने लगी। फिर जब हमने कार के पीछे ज़मीन पर देखा तो ज़मीन पर काफ़ी सारा डीजल गिरा हुआ था। उस नज़ारे को देखकर हम समझ गए कि हमारे कार की डीजल टंकी फट चुकी है। मगर मैंने साथ ही साथ एक और बात पर गौर किया कि हमारे कार खराब हो जाने का करण पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन अचानक करण को हुआ तो हुआ क्या, कार चलते वक्त मैं बार बार उसे RVM यानी कि रियर व्यू मिरर पर देखे जा रहा था, तो वो कुछ अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। हमारी कार की ऐसी हालत थी कि वो बिना टंकी चेंज किए ठीक नहीं हो सकती थी। मगर हमें इस रास्ते पर दूर दूर तक हमारे अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था, तो हम मदद मांगे तो मांगे किससे? जिस पर मैंने चलकर करण के पास जाते हुए कहा, यार करण, कार की टंकी फट चुकी है, तो यहाँ कहीं रुकने की जगह है क्या? इस पर करण ने कहा, हाँ एक जगह है, रात गुजारने का, जो पास ही में है थोड़ा। जिसके बाद हमने तय किया कि आज रात हम उसी जगह पर गुजार लेंगे और सुबह होते ही किसी से मदद मांग लेंगे। लिहाजा हमने कार को वहीं पर अच्छी तरह से लॉक किया और करण के साथ उस जगह की तरफ चलते बने। करण हमें जंगल के अंदर ले जा रहा था, तो ये बात मेरे जहन में खटकी कि आखिर जंगल के अंदर रात रुकने की कौन सी जगह होगी। एक तो कड़कड़ा देने वाली ठंड
ऊपर से जंगल में छाया घना कोहरा एक ऐसे डर का माहौल बना रहा था कि जिसे मैं लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकता। खैर करण हमारा काफ़ी पुराना दोस्त था, तो हम उस पर भरोसा करके उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद करण अचानक रुक गया, तो मैंने उससे कहा, क्या बात है, तो अचानक रुक क्यों गया? तो मेरे इस बात का करण ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर मैंने दोबारा करण से कहा, क्या हुआ, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मेरे दोबारा बोलते ही करण एकदम से पीछे हमारी ओर पलटा। तो करण के पलटते ही हम एकदम से चौंक गए और इतनी ठंड में भी हमारा चेहरा पूरी तरह से पसीने में लथपथ हो गया, क्योंकि करण के पलटते ही जब हमने उसका चेहरा देखा तो उसका चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ था और उसके पूरे शरीर से खून टपक रहा था। ये दृश्य देखकर हम समझ गए कि ये हमारा दोस्त करण नहीं है। इससे पहले कि हम कुछ कर पाते तभी उस भूत ने एकदम से हमारा गला पकड़ लिया। उसके गला पकड़ते ही हमारी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आने लगा। अभी हम मरने ही वाले थे कि तभी वहाँ एक साधु महाराज आ गए। उन्होंने अपने थैले में से भभूत निकालकर उस भूत पर छिड़का, जिससे वो भूत एकदम से गायब हो गया। जिसके बाद हमने उन साधु महाराज को करण के बारे में पूरी बात बताई, तो उन्होंने कहा, रास्ते पर खाना खाने के लिए तुमने जहाँ कार रोकी थी, तो वहीं बगल में एक पेड़ पर यह भूत रहता था, और तुम जब खाना खा रहे थे तो उसने करण को अपने वश में कर लिया और करण का रूप लेकर तुम्हारे साथ चलाया, और असली वाला करण वहीं पर बेहोश पड़ा है। साथ ही साथ बाबा ने ये भी बताया, तुम लोगों की कार खराब नहीं हुई थी, ये सब एक छलावा है। तुम कार लेकर जल्दी से करण के पास चले जाओ। बाबा की बात सुनकर हम एकदम से भागकर कार के पास आए, तो सच में हमारी कार ठीक थी। जिसके बाद हम उसी जगह पर गए जहां हमने खाने के लिए कार रोकी थी। तो हाँ, वहां करण बेहोश था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।